हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में। ये नई भर्ती जो निकाली गई है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती है ये अपर पीसीएस की भर्ती है। अगर हम बताएं ये भर्ती जो है किसकी है, अपर पीसीएस की भर्ती है। अपर पीसीएस के जो पद हैं ये निकाले गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। और ये जो पद निकाले गए हैं ये 14 तारीख को इसका विज्ञापन प्रकाशित हो गया था और 14 तारीख से ही इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की स्टार्टिंग हो गई है। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 3 अप्रैल है। और प्रवेश शुल्क करने की जो डेट है वो भी 3 अप्रैल ही रखी गई है, रात्रि 11:59 तक। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन जो परिवर्तन करने की तिथि है, अगर आप करेक्शन करना चाहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, यदि आपको लगे कि हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो गई हैं तो वो गलतियों को आप 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके कुछ डायरेक्शंस की, इस पर कुछ डायरेक्शंस हैं, हम पढ़ लेते हैं उनको। डायरेक्शन हमको दिए गए हैं कि सभी को जो ये फॉर्म भरने हैं और उसके लिए जो नकल विरोधी जो कानून लागू किया गया है उन सभी को हम ध्यान में रखते हुए सभी का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और नंबर 2 दिया गया हमें कि जो यदि हम क्षैतिज श्रेणी संबंधित श्रेणी रखते हैं, उप श्रेणी रखते हैं, उसका अगर हम ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तो हमारे पास उसके खिलाफ क्या भी होना चाहिए, उसके साथ सर्टिफिकेट वगैरह भी हमारे पास सारे होने चाहिए। और बाकी ये दिया गया है कि यदि आरक्षण का दावा न किए जाने की दिशा में रिट याचिका राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ये एक आदेश पारित हुआ है, जिसके कारण क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा, है ना। पहले से यदि सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। नंबर 3 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल है और विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अवश्य धारित करते हैं। यदि आपके पास सारी क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए यदि आप अपर पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अन्य अभ्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान देंगे। नंबर 4 कहा गया है आपसे कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। और यह लास्ट डेट की अपनी प्रतीक्षा नहीं करनी है, उससे पहले पहले अगर अपना फॉर्म क्या कर लें, फिल कर लें। ठीक है। और बाकी डायरेक्शंस और हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको बताया गया है कि जो आपको फॉर्म भरना है वो नेट बैंकिंग द्वारा डेबिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और एडिट करेक्शन वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया है, नंबर 8 में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझ लेंगे। कुछ वो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, बाकी आपको बताया गया कैसे कैसे फॉर्म भरना है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनके लिए आगे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। और अगर यदि हम पेपर पैटर्न की बात करें तो प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष आपका सबसे पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। जो प्री होगा आपका वो मल्टीपल चॉइस होगा। उसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव जो है वो जुलाई में कहा गया है कि जुलाई में लगभग आपका क्या हो जाएगा, इसका प्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट क्या क्या हैं, कितनी कितनी हैं, क्या क्या किस किस विभाग के लिए हैं, देखेंगे। सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है। इसमें कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के द्वारा 9 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 8 हैं आपके पास और ओबीसी की 1 है। ठीक है। और उत्तराखंड महिला के लिए 2 हैं, अनारक्षित इसमें 2 हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग में 17 पोस्ट हैं, 9 जनरल की हैं, 4 एससी की हैं, 3 ओबीसी की हैं, इसमें 1 ईडब्ल्यूएस की हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 महिलाएं, 3 अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 हो गया। ठीक है। जेल कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए भी ऐसी हैं, 5 पोस्टें हैं, 5 जनरल हैं, है ना, और 1 उत्तराखंड महिला और 1 अनारक्षित हो गया। ठीक है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए 1 पोस्ट है कुल यहाँ पर, वो एससी की है। जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग में 1 रिक्तियाँ हैं और वो 1 इसकी है, ओबीसी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो जो ये पोस्ट हैं आगे, कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायती राज विभाग में 1 पोस्ट है ना। और उसके बाद जिला ग्रामीण उद्योग अधिकारी की 6 पोस्ट हैं। और उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी विद्यालय शिक्षा विभाग में 58 पोस्टें हैं, है ना। और उसके बाद परिवीक्षा अधिकारी की 1 पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से पोस्ट दी गई हैं। आगे हम बात करेंगे वित्त अधिकारी की। हम बात करें वित्त अधिकारी में 14 पोस्ट दी गई है। सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग में 16 पोस्ट दी गई है। राज्य कर अधिकारी में 53 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी की पोस्ट दी गई हैं आपको, टोटल 7 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, कुल मिलाकर रिक्तियों की पोस्ट की बात करें तो टोटल 189 पोस्ट हैं आपके पास।
ठीक है। और ये भी कंडीशन है कि गवर्नमेंट द्वारा इन पोस्ट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पद का स्वरूप दिया गया है। अब हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विद्या अधिकारी के लिए जो भारत में विद्या स्थापित किसी भी तरह से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। परिवीक्षा अधिकारी के लिए भिन्न किसी संस्था जैसे विधि के अधीन मतलब लॉ के अधीन कोई विश्वविद्यालय के रूप मान्यता दी गई हो, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विषय समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि हो आपके पास, या तो कोई लॉ कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या आपके पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एफिलेटेड कोई कॉलेज है वहाँ से आपका समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि हो। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। अधिमान अर्हता में हम बात करें तो उसमें एक आपके प्रारंभिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि का सेवा हो, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम जिला कमांडेंट होमगार्ड्स की बात करें, उसमें सहायक समग्र अधिकारी की जो हैं उसमें वो भी सेम वही है। प्रादेशिक सेना में टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए आपकी, या बी सर्टिफिकेट हो आपके पास। जिला पंचायत राज अधिकारी में भी सेम हो, इसमें एनसी का सी सर्टिफिकेट भी हो आपके पास। जिला ग्रामीण उद्योग अधिकारी में भी आपके पास 2 वर्ष का टेरिटोरियल आर्मी में सेवा हो, बी सर्टिफिकेट एनसीसी का, या खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रायोजित संस्थाओं में खादी ग्रामोद्योग का 10 माह का प्रशिक्षण हो आपके पास। इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है, उसके उप शिक्षा अधिकारी की बात करें, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए आपको शिक्षा शास्त्र मतलब एमए में स्नातक ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना जरूरी है आपके पास। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का वही टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी की सर्टिफिकेट हो। परीक्षा अधिकारी की बात करें तो विधि स्नातक की उपाधि हो, मतलब लॉ आपके पास ग्रेजुएशन लॉ हो, सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव हो। ठीक है, शारीरिक मापदंड की बात करें, अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करें पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु, उसके लिए जो हाइट है आपके पास सामान्य और अन्य वर्ग के लिए 167.7 मेल के लिए है, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। ऐसे ही एससी अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष है, 147 सेंटीमीटर महिलाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो अभ्यर्थी हैं 162.6 पुरुष के लिए है, 147 महिलाओं के लिए है। ठीक है, सीने की माप की अगर हम बात करें, सीने की माप की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजातियों पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए जो सीने की माप है बिना फुलाए वो 76.5 है, और फुलाई 81.5, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 और 83.8 है सेंटीमीटर है। ठीक है, शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, है ना। और आयु तो 6x6 होनी चाहिए, 6x9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए आपके, ध्यान देंगे, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, होमगार्ड के पद है तो अगर हम बात करें तो सेम कुछ मेजरमेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थी के लिए 165 ऊंचाई होनी चाहिए, 14 सेंटीमीटर सीना फुला हुआ होना चाहिए, 89 बिना फुलाए मतलब फुलाने के बाद, है ना। 150 महिलाओं के लिए ऊंचाई होनी चाहिए, तो 60 पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई होनी चाहिए, 84 फुलाए और 89 84 होनी चाहिए और 89 फुला के होनी चाहिए। ठीक हो गया, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। बाकी अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, एज 21 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 होनी चाहिए आपके पास एज। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें आरक्षण की, तो फिर ये आरक्षण वगैरह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन आवेदन। ये आपको एप्लीकेशन दिया गया, किस किस तरीके से आपने फॉर्म भरना है। psc.uk.gov.in पर जाएँ या ukpc.net.in पर जाएँ, वहाँ से अप्लाई करके ये सारे डिस्कशन आपको दिए हैं, लिंक आपको दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। किस किस तरीके से करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, इस तरीके से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, इन सब बातों का ध्यान देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे स्टेप बताएगा उसी तरीके से आप करिएगा। ठीक है, और इजी है, कोई इतना टफ काम नहीं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो जनरल वालों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर टोटल 172.30 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी सेम है, और आपका एससी और एसटी के लिए 82.30 है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 172.30 ही है। दिव्यांगजन जो है 22.30 है। अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा से संबंधित निर्देश हैं, इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि इसमें आपका प्री होगा, देन आपका मेन एग्ज़ाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, है ना। 3 चीज़ें होंगी, प्री होगा, मेन होगा और इंटरव्यू होगा, इस चीज़ का हम ध्यान देंगे। ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना। प्री में जो होंगे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो प्री है उसमें मुख्य अंक व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे,
जो प्रिय है आपका वो अलग होगा, उसमें जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसी को ही जो है मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा, है ना, ये एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे। इसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सेकंड पेपर वो जीएस का होगा और ऑप्शनल होगा। ठीक है, और कम से कम 33% अंक 33% अंक आपको लाने जरूरी है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा की बात करें अगर हम, तो इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा केंद्र के संबंध अनुक्रम से सूचना आयोग की वेबसाइट, मतलब अगर हमें ये पता करना है कि एग्ज़ाम कब है और उसकी डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब हम वो या तो psc.uk.gov.in पर हम अप्लाई चेक कर सकते हैं या ukpsc.net.in पर क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। ये दो वेबसाइट्स हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद अंगूठे का निशान हम ध्यान देंगे। अंगूठे के निशान के लिए यहाँ बोला गया है ना, अंगूठे के निशान के लिए यहाँ बोला गया है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तक के निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान आपको अप्लाई करना है। ठीक हो गया, बाकी उत्तर कुंजी की बात करेंगे तो बात की बात है। ठीक हो गया, वही है आपके पास 1/4 आपका मार्क्स कट कर दिया जाएगा, यदि गलत है तो 1/4 आपका कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान देंगे। यदि हम मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम में उन्हीं अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा जो प्री में क्वालिफाई होंगे। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल और वो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है वही एप्लीकेबल होगा, है ना, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक हो गया, चलिए मेन चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो प्री और मेन में क्वालिफाई कर जाएंगे, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप। अगर हम सेंटर की बात करें तो प्री के जो सेंटर हैं वो लगभग इस तरीके से हैं, अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, है ना, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, नैनीताल, मुनिगिरेती, नरीनगर, रुद्रप्रयाग, इस तरीके से सेंटर्स दिए गए हैं। ठीक है, और काफ़ी सेंटर्स और हैं आपके पास, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, लक्सर रोड की, ये सारे 27 सेंटर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन बात का ध्यान देंगे, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यदि प्री हो जाता है तो प्री के बाद जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के लिए सेंटर देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार ही एप्लीकेबल होंगे आपके लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा। जो आपका प्री एग्जाम है उसमें जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल स्टडीज़ का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 150 नंबर का टोटल पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। दूसरे पेपर की बात करें हम तो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी आपकी, उसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा, वो टोटल वो भी 2 घंटे का होगा। टोटल आपको 4 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए, और मार्क्स टोटल होगा 3300। नेगेटिव मार्क्स तो होगा ही, पता ही है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपके पास सामान्य हिंदी का पेपर होगा, निबंध होगा, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, ये सारे पेपर से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जो टोटल एग्जाम होगा 1500 नंबर का होगा। ठीक है, अगर हम साक्षात्कार की बात करें, साक्षात्कार जो होगा आपका, इंटरव्यू जो होगा आपका वो 150 अंकों का होगा, इसमें 1650 अंकों का टोटल पेपर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रश्नों की संख्या बता दिया है आपको। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस हमारा यूनिट फर्स्ट में ये है। प्राग ऐतिहासिक काल होगा, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, भारत में इस्लाम का आगमन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मुगल साम्राज्य, यूरोपीय का आगमन, भारत के वाइसरॉय, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम, मतलब जीके जीएस जितनी भी है सब पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी पढ़नी है आपको पूरी, हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स आपको पूरी पढ़नी है, पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, ये सिलेबस आप देख लीजिएगा पॉज कर करके क्या क्या सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सिलेबस दिया गया है। जनरल साइंस वगैरह भी दी गई हैं आपको, है ना, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे। सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में अधिक्षमता परीक्षा दी गई है आपको, संप्रेषण और व्यक्तिगत कुशलता दी गई है आपको, तार्किक विश्लेषण में योग्यता दी गई है ना, ये सारी चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा आप। और यूनिट सेकंड में किस तरीके से दी गई, इंग्लिश में भी लिखा गया है। इंग्लिश में क्या क्या वोकेबलरी, इंटोनेशन, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें हिंदी में, ये सारी चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किस किस तरीके से आएगा वो सारी चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा आप पॉज कर करके किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक चीज़ें। ठीक, कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट करके हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी सिलेबस को आप पॉज कर करके देख लीजिए
किस तरीके से आयोग ने सिलेबस दिया गया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये बाकी इंग्लिश में आपको दिया गया है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, है ना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर लिए, कमेंट करके हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो भी नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे कोई भी परेशानी हो तो हम आपके सोल्यूशन को या परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।